हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना है क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। बस आपको अपना कंटेंट पे, आपको अपना कॉन्फिडेंस पे बिलीव रखना है और आपका बिलीव सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रांग है, तभी तो आप लोग कॉमर्स लिए हो। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग करेंगे अपना वीडियो नंबर 1, 4 मार्क्स केस स्टडीज कि किस तरीके का सर केस स्टडीज आता है 4 मार्क्स का। तो मैं बैक टू बैक 4 वीडियो आप लोग के साथ 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन का लेकर के आऊंगा। 4 वीडियो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, जाकर के देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहला क्वेश्चन आपका है 4 वीडियो या 3 वीडियो, 3 वीडियो तो एटलीस्ट मैं लेकर के आऊंगा 4 मार्क्स का। तीनों वीडियो बेटा आप लोग देखोगे 10-10 क्वेश्चन सब में रहेगा। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग के ऊपर प्रेशर ना हो कि 2 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का वीडियो, आधा घंटा से भी कम टाइम का वीडियो हो रहा है मेरा, आप लोग देख रहे हो। और भी मैं कोशिश कर रहा हूं 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनाने का, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है और बच्चों के ऊपर प्रेशर भी है। तो ऑलरेडी जब प्रेशर है तो जब ओवर बर्डन पहले से है तो फिर और बर्डन क्यों देना, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होने वाला है एग्जाम में। 6 क्वेश्चन बेटा जी आता है पूरा का पूरा आपका 4 मार्क्स का, है ना। यानी कि आपको 24 मार्क्स जो है वो इसी से मिलने वाला है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, कितने पॉइंट्स में लिखना है, वो सब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, वे ऑफ राइटिंग क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आओ समझते हैं हम लोग। मिस्टर अक्षय जो है वो 20 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट्स है ना। परचेज अ बुक ऑनलाइन, उसने एक बुक ऑनलाइन परचेज किया। कहां से? XYZ प्राइवेट लिमिटेड से, राइट। व्हेन इट वाज डिलीवर्ड, वो जब डिलीवर्ड हुआ उसके पास बुक, उसने देखा, ही नोटिस दैट देयर वाज ऑन नो MRP मेंशन्ड। उसके पास जो बुक आया वो उसमें MRP मेंशन्ड बेटा जी नहीं किया गया था ऑन इट, राइट। ही ब्राउज द इंटरनेट, और उसने इंटरनेट एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा एंड फाउंड दैट, उसको क्या मिला? द बुक वाज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट प्लेसेस। तो उसने देखा कि यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, है ना। MRP देना चाहिए था तो नहीं दिया गया। तो ही फाइल्ड अ केस इन डिस्ट्रिक्ट फॉरम, उसने जाकर के फटाक से क्या कर दिया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के, कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंडर में जाकर के केस कर दिया। तो एज वी नो दैट कि यहां पे 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म एंड नेशनल फॉर्म। तो बंदे ने कहां जाके केस करा? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, अगेंस्ट द पब्लिशर, पब्लिशर के अगेंस्ट। द कोर्ट हेल्ड इन फेवर ऑफ अक्षय, और कोर्ट भी अक्षय के फेवर में फैसला सुनाया। क्यों नहीं सुनाएगा भाई? क्योंकि MRP वहां पे मेंशन्ड ही नहीं था, है ना। एंड अवॉर्डेड अ कंपनसेशन ऑफ 10,000, और उसको 10,000 रुपए का इनाम भी मिला। उसका जो भी नुकसान हुआ था वो सारा चीज उसका कंपनसेट किया गया। अब तुमको बताना है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंज्यूमर राइट वायलेटेड इन द एबव केस। कौन सा कंज्यूमर राइट को वायलेशन किया गया, पहला चीज। और नेम एंड एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज्ड बाय अक्षय, यानी 2 चीज बताना है। कौन सा यहां पे राइट जो था अक्षय का एज अ बिंग अ कंज्यूमर, इसको कौन सा राइट इसका नहीं मिला, और ये कौन सा राइट को अपना इस्तेमाल करके केस किया। तो आ जाओ देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हर एक कंज्यूमर का ये राइट होता है कि ईच एंड एवरी कंज्यूमर का ये राइट होता है कि आपको वेल इंफॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग देयर प्राइस, क्वालिटी, यूजेस, ये हर चीज आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है ना। कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वो लेबल में लगा करके एंटरप्रेन्योर को देना अनिवार्य होता है, राइट। तो ये राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये वायलेशन था। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड टू बाय, इंक्लूडिंग इट इंग्रेडिएंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन, यूज एक्सेट्रा। तो ये वायलेशन किया गया था। और कौन सा एक्सरसाइज हुआ? तो राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब दैट स्टेट दैट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉल शॉर्ट ऑन एक्सपेक्टेशन। बात समझ में आ रहा है कि यहां पे आप जब तक केस नहीं करते हो तब तक आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिड्रेसल नहीं मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइल द सूट अगेंस्ट द फ्रॉड पर्सन, जो भी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है उसके खिलाफ आपको जाकर के सूट फाइल करना होगा, केस फाइल करना होगा। देन वी गेट
प्रॉपर एप्रोप्रिएट रिड्रेसल, राइट? तो ये है आपका एप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी 4 लिमिटेशन ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बोलता है कि कोई भी 4 लिमिटेशन बताइए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब अगर आप इंप्लॉय प्रमोशन के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू इंटरनली ही रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उसका क्या ही नुकसान हो सकता है, क्या उसका लिमिटेशन हो सकता है। तो 4। अब देखो बेटा जी, क्वेश्चन तो ये है 4 मार्क्स का एग्जाम में आने वालों में से, है ना? तो आपको कम से कम 4 पॉइंट, यानी 4 लिमिटेशन पूछ रहा ना, नहीं भी पूछेगा, स्टेट लिमिटेशंस भी सिर्फ पूछता तो आपको कम से कम एटलीस्ट 4 पॉइंट्स में लिखना होगा। आ रहा बात समझ में? क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 मार्क्स एग्जाम में पूछे वाले जाने वाले सवालों में से है। तो चलो 4 लिमिटेशन यहां पे क्या क्या हो जाएगा बेटा? व्हेन वैकेंसीज आर filled through internal promotion, the scope for induction of fresh talent is reduced। जब भी तुम बाहर से एम्प्लॉय को बुलाओगे तो यहां पे तुम्हारा फ्रेश टैलेंट रिड्यूस होगा। hence complete reliance on the internal recruitment, पूरा का पूरा तुमको विश्वास इंटरनल रिक्रूटमेंट पे करना पड़ेगा और वो डेंजर हो सकता है। तो पहला तो ये है। दूसरा, इसका सबका स्क्रीनशॉट लोगे, सबको खुद से भी बेटा देखना है तुमको, राइट? और मैं इतना समझा दे रहा हूं कि तुमको देखने का जरूरत नहीं है, बस तुमको अपना कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। उसके बाद द एम्प्लॉय में बिकम लेथरेजिक इफ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। अगर एक एम्प्लॉय को बोल दिया जाए कि आपका प्रमोशन 2 साल के बाद होगा तो वो क्या हो जाएगा? बंदा सुस्त हो जाएगा, आलस में काम करेगा। तो कितना भी मेहनत कर लो, 2 साल के बाद ही प्रमोशन होना है, तो क्यों ही अभी मेहनत करेंगे, राइट? वही चीज यहां लिखा हुआ है। उसके बाद अलग लिमिटेशन, और तीसरा नंबर का क्या बोल रहा है? अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स। कोई भी नया एंटरप्राइज होता है ना, वो कभी भी इंटरनल सोर्स का रिक्रूटमेंट नहीं करता है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्स। जो नया ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बसता है इंटरनल सोर्स से, वो बाहर से फ्रेश टैलेंट लाना चाहता है ताकि नया फ्रेश ब्लड आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉय में बी हैम्पर्ड। और बोला गया कि यहां पे हर तरह का नुकसान ही है। तो तुम बाहर से, मतलब बहुत सारा नुकसान है, हर तरह से नहीं, बहुत सारा नुकसान है। और इसका फायदा भी होता है इंटरनल सोर्स का ऑफ रिक्रूटमेंट का। लोग इससे इंस्पायर होते हैं, लोग इससे मोटिवेट होते हैं, लोग इससे ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो मेरिट भी है, बट तुमसे क्या पूछा? डीमेरिट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जी, ये तो हो गया। ये भी आपका 4 मार्क्स के आने वाले सवालों में से एक है। स्टेट एनी 4 कॉमनली यूज। देख रहे हो तो 3 मार्क्स वाला में क्या पूछ रहा था? एनी 3 पूछ रहा था, लेकिन आपको 4 मार्क्स में क्या पूछ रहा है? एनी 4 पूछ रहा है। कॉमनली यूज सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है कोई कॉमन यूज्ड ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, उसमें कोई 4 कॉमन यूजेस बताइए जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को यूज करके बाहर से एम्प्लॉय को मंगवाता है। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा था। आ जाओ इसका आंसर नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कॉमनली यूज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, अपने फैक्ट्री के बाहर में, अपने ऑफिस के बाहर में, अपने शॉप के बाहर में क्या करता है? एक पोस्टर लगा देता है और वहां पे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है। सेल्समैन की जरूरत है, 8,000 रुपया सैलरी। बहुत सारे तुम दुकान में देखे भी होगे। फैक्ट्री के बारे में लिख देता है मशीन ऑपरेटर की जरूरत है, 15,000 रुपया सैलरी, लाइक दैट। तो क्या बोला गया? अ नोटिस इज प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ द जॉब। किस चीज के लिए क्या पर्पस है तुम्हारा, इंप्लॉय का क्या डिस्क्रिप्शन होगा, वो सब चीज तुमको उस नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाना होगा, है ना? जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रेमाइसिस। और वो जब भी जॉब सीकर, यानी कि जिसको जॉब चाहिए, वो जब भी प्रेमाइसिस के बाहर में टहलते हुए आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्शन इन डन ऑन द स्पॉट, राइट? उसके बाद तुरंत उसका इंटरव्यू होगा, तुरंत वो स्पॉट पे ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा, कैजुअल कॉलर। होता क्या ना, बेसिकली मेनी रिपोर्टेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। होता क्या ना बेसिकली कि जो अनसेलेक्टेड एप्लीकेंट होते हैं, जिनको तुमने इंटरव्यू में छाटा था, उनका बायोडाटा तो तुम्हारे पास है ना, तुम उसको क्या बोलते हो? आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, हो सकता है आपके पास आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप उसको कॉल मिलाते हो और बोलते हो क्या हो कि क्या आपका ट्रेनिंग हो गया, क्या आप अब ट्रेंड हो गए, मतलब आपको जिस चीज के लिए यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिला था, क्या आपका वो चीज फुलफिल हो गया था, आप आ सकते हो, राइट? तो आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कैजुअल कॉलर की तरह एक डाटाबेस तैयार करके रखता है, एक फाइल तैयार कर रखता है और सारा रिज्यूम उसी में वो इकट्ठा करता जाता है। और जब भी उसको जरूरत होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय का, तब वो उसी में से लेकर के आता है। तो दूसरा हो गया कैजुअल कॉलर।
तीसरा क्या बोलता है बेटा जी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय अ गवर्नमेंट आर गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब। ये दोनों तरीके से होता है, स्किल्ड जॉब भी और अनस्किल्ड जॉब भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेमस कॉमन हो गया है तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और चौथा क्या बोल रहा है, प्लेसमेंट एजेंसीज। बेसिकली होता क्या ना कि कौन सरदर्द लेने जाएगा यार, किसके थ्रू कौन है नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, मैं सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी को कॉल करके सिक्योरिटी गार्ड बुला लूंगा। मुझे रिसेप्शनिस्ट चाहिए, मैं जो मैन पावर सप्लायर होता है उसको मैं कॉल करके, जो जॉब होता क्या ना बेसिकली कि एक एजेंसी होता है, प्लेसमेंट एजेंसीज, है ना, वो क्या करता है, जिसको ब्यूरो भी बोला जाता है, वो क्या करता है ना कि वो ओपन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन एंड एक ऑफिस खोल करके ऑनलाइन लोगों का रिज्यूम जमा करता है, और वो रिज्यूम के तहत वो अपने आप को प्रमोट करता है कि मैं मैन पावर सप्लाई करता हूं, राइट। वो क्या करता है, जिस भी टाइप्स ऑफ इंप्लॉय चाहिए, तुमको सेफ चाहिए, तुमको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तुमको ड्राइवर चाहिए, बहुत जगह मल्टीपर्पस इंप्लॉय भी वो सप्लाई करता है, और किसी किसी जगह सिर्फ टीचर ही सप्लाई करता है। बहुत सारे लोग, जैसे अभी बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैथ्स के टीचर चाहिए होते हैं, बढ़िया टीचर का उनको तलाश होता है कि होम ट्यूशन आकर के कोई पढ़ा दे। अकाउंट्स टीचर को का तलाश होता है, फिजिक्स का मतलब इस तरह का, है ना, इंग्लिश टीचर का तलाश होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, ब्यूरो में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर आई वांट इंग्लिश टीचर, है ना, होम ट्यूशन उनको चाहिए होता है। तो इस तरीके का प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंटी वाला होता है, कंसल्टेंसी वाले होते हैं, उनके थ्रू भी एक कॉमन मेथड है किस चीज का, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो बेटा जी आपका आंसर नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर। वो दो फैक्टर यहां पे दिया हुआ है ना, बोलता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस मैनेजर डिविडेंड को बांटता है तो ये दो फैक्टर उसके पास आता है, पहला टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा कैश फ्लो पोजीशन। ये दोनों को एक्सप्लेन करना बड़ा सिंपल सा है। यहां पे अगर टैक्सेशन ज्यादा है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर ज्यादा है, तो हम डिविडेंड कम बांटेंगे। सिंपल सा बात समझ में आया। अब इसके बारे में तुम कैसे लिखोगे, आओ बेटा जी देख लेते हैं। इफ द टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, इट इज अ बेटर टू पे लेस। बात समझ में आया, अभी जस्ट मैंने आपको यही बात बताया था, है ना, वे ऑफ डिविडेंड थ्रू dividend are free of tax in the hand of shareholder. A dividend distribution tax is levied on company. ये कंपनी पे डिपेंड करता है। अंडर द प्रेजेंट टैक्स पॉलिसी क्या है, शेयर होल्डर आर लाइकली टू प्रिफेयर हायर प्रॉफिट। बात समझ में आ रहा है। और कैश फ्लो पोजीशन को किस तरीके से बेटा एक्सप्लेन करोगे, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश। जब भी तुम डिविडेंड बांटते हो ना, तो कैश क्या होता है, जाता है। तो जब जाएगा तो कैश फ्लो पोजीशन को तुमको देखते हुए काम करना है। ऐसा नहीं कि तुम अपना लिक्विडिटी को शॉर्टेज करके तुम डिविडेंड बांटोगे, राइट। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व एन आउटफ्लो ऑफ कैश, अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर तुम्हारे पास डिविडेंड नहीं, मतलब कैश नहीं है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है, पैसा स्टक हो गया मार्केट में, राइट, डेटर के पास पैसा, कैश इन हैंड नहीं है, बात समझ आ रहा था, उस सिनेरियो में तुम अपना लिक्विडिटी को शॉर्टेज करके कभी भी डिक्लेयर नहीं करोगे क्या, डिविडेंड। तो ये बोलता है तुम्हारा कैश फ्लो पोजीशन। तो ये दो फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, डिविडेंड डिसीजन। तो एक फाइनेंस मैनेजर को ये दो पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का दो फीचर्स दिया हुआ है, इसको तुमको क्या करना है बेटा जी, एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करना है, डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन एंड डायरेक्टिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ये दो मार्क्स को मिला करके आपका ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। जितना प्यार से आप इसको लिखोगे उतना ही प्यार से आपको इसको लिखना होगा। इस पे प्यार दिखाओगे, इस पे नहीं दिखाओगे, तो बेटा 2 इसमें मिलेगा प्लस 1 यहां मिल जाएगा। तो टोटल तुमको 4 में से कितना मिला, 3 ही मिल पाएगा। आ रहा भाषा में, इसीलिए दोनों को अच्छे से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर, डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन का मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैनेजर किसी को उद्देश्य देता, मतलब निर्देश देता है, सॉरी, डायरेक्शन देता है, तो एक डायरेक्टर जब भी बोलता है एक्शन, तो इनिशिएट हो जाता है एक्शन। बात समझ रहा है। तो कभी मूवी में भी तुम जाकर के जब बीटीएस देखोगे, बिहाइंड द सीन, तो वो क्या होता है वहां पे जब तक डायरेक्टर नहीं बोलेगा, जब तक एक्शन नहीं होगा। तो सिंपल सा बात, जो डायरेक्टर होता है वही इनिशिएट करता है एक्शन को। डायरेक्टिंग इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। ये एक चाबी है किसी भी मैनेजरियल फंक्शन का। हर मैनेजर यहीं से स्टार्ट करता है हर चीज, राइट।
अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ साथ उसको डायरेक्टिंग भी परफॉर्म करना पड़ता है जब भी डिस्चार्जिंग हो उसका ड्यूटी का ऑर्गेनाइजेशन में, तब, है ना। तो चलो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या बेटा जी बोल रहा है, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलोगे बच्चा। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, सही बात है सर। एक बार तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय को निर्देश दे दिया कि ऐसे करो, तो बार बार वो ऐसे नहीं करेगा, बात समझ आ रहा है। आपको बार बार उसको डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। तुम बाद में जाके उसको डांटोगे कि भाई यार मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो, तो कहां बार बार समझा रहे हो, एक ही बार तो समझाए, बात समझ, आपको बार बार उसको समझाना पड़ेगा। तो क्या बोला वो, क्या ये आप सब में लगा दोगे। ये मैं आपको एग्जामिनेशन में एक चीज बता दे रहा हूं कि अगर आपसे डायरेक्टली अगर इस चीज को एक्सप्लेन करने बोला तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे किसी चीज का फीचर्स पूछा तो आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, ये आप सभी में चिपका सकते हो। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी में इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ये हमें लाइफ में चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल ऑक्यूपाई मैनेजरियल पोजीशन। कोई भी मैनेजरियल पोजीशन अगर कोई भी पीपल अगर ऑक्यूपाई कर लेता है अपने सीट को, तो इसका मतलब नहीं कि वो बंदा काम करने लग जाएगा, तुमको उसको डायरेक्ट सन देना पड़ेगा टू परफॉर्म द जॉब। तो क्लियर होगा आंसर नंबर 5। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट हम लोग देखते हैं। बोलता है यहां पे आइडेंटिफाई एंड स्टेट द वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन हाईलाइट इन द फॉलोइंग केसेस। तुमको यहां पे कम्युनिकेशन का एलिमेंट, जैसे तुमने सुना होगा डिकोडिंग, इनकोडिंग, मीडिया, ग्लिचेस, नॉइज, रिसीवर, सेंडर, मीडिया, ये सब चीज तुमने सुना होगा, उसी का बेटा ये पार्ट है। अब तुमको इसमें से क्या क्या यहां पे आ रहा है वो चीज तुमको बताना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ए जो है मैसेज सेंड करता है, इनकोडेड मैसेज टू डिपार्टमेंट बी थ्रू इंटरनेट। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट, तो बेटा इंटरनेट का यहां पर रोल क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारा बेटा जी, मीडिया है। मधुर इज मेकिंग गेस्चर सो दैट ही कैन सेंड अ मैसेज टू रणबीर। व्हाट इज मधुर डूइंग हेयर, यहां पे मधुर क्या कर रही है बेटा जी, मधुर क्या कर रही है, अपना गेस्चर तैयार कर रही है, इशारों में कुछ समझाना चाह रही है। तो तुम जो समझाना चाहते हो ना बेटा, उसको क्या बोला जाता है, इन कोडिंग। क्या बोला जाता है, इन कोडिंग, राइट। तो यहां पे ये क्या कर रही है, इनकोडिंग कर रही है। रणबीर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय मधुर, वो उसका मैसेज को समझना चाह रहा है और कन्वर्ट करना चाह रहा है अपने उसके इशारे को अपने लैंग्वेज में। तो बेटा इन कोडिंग को तुम अपने लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो उसको बेटा जी बोला जाता है डी कोडिंग। क्या बोला जाता है, डी कोडिंग। चलो उसके बाद कमलेश पिक अप हिज फोन एंड फाइंड द मैसेज ऑन इट, वो अपना फोन उठाता है कमलेश और अपना मैसेज देखता है। ही रीड द मैसेज केयरफुली। व्हाट इज द रोल ऑफ कमलेश, तो बेटा जो मैसेज देखता है उसको क्या बोला जाता है, रिसीवर। क्या बोला जाता है, रिसीवर। तो चलो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, मीडिया, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर। आ जाओ, मीडिया, इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर। शाबाश, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो इंटरनेट हो गया मीडिया, और वो भेजना चाह रही हो गया डिकोडिंग, और यहाँ पे हो गया इनकोडिंग, और वो कन्वर्ट करना चाह रहा है बंदा, वो क्या हो गया, डिकोडिंग। और बेटा वो जब कमलेश अपना फोन देख रहा है वो हो गया रिसीवर। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका फटाक से ले लो और मैच कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। धवल आचार्य आफ्टर एक्वायरिंग अ बैचलर डिग्री, धवल आचार्य को बैचलर डिग्री जब मिलने के बाद इन होटल मैनेजमेंट से उसने बैचलर डिग्री लिया, ज्वाइंड हिज फादर चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, उसने अपना फादर का वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का एक चेन को ज्वाइन किया अहमदनगर में। बिंग यंग एंड एंटरप्राइजिंग, वो काफी अभी यंग था क्योंकि यार वो अभी जस्ट पढ़ा था, है ना। ही सजेस्टेड हिज फादर, अब पिताजी को अपना वो राय देने लगा, टू एड अ न्यू सेक्शन ऑफ वेजिटेरियन बेकरी आइटम, कि बेटा पापा को बोला, सॉरी बेटा नहीं बोल सकता ना, बाप को बोला अपना कि फादर आप एक काम करो कि आप न्यू सेक्शन ऑफ वेजिटेरियन बेकरी आइटम को ऐड करो, विच रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 करोड़। बेटा जी यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, 5 करोड़ लग रहा है, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बात हो रहा है। हिज फादर मिस्टर अरिकेत आचार्य, जो उनके पिताजी थे अरिकेत आचार्य थे, वो सजेस्ट किए उसके अपने बेटे को धवल आचार्य को टू टेक द डिसीजन विथ कॉशन। ये अब सावधानी से बेटा डिसीजन बताओ, 5 करोड़ का बात है ना, वो अपने बेटा को रिस्पेक्ट करते हुए ये बात बोले कि आप होटल मैनेजमेंट किए हो, ठीक हो, ठीक है, लेकिन ये बात 5 करोड़ का बात है बेटा जी, तो आप थोड़ा सा कॉशन ले लो, यानी कि सावधानी ले लो, है ना। एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, सारी चीजों को समझ लो कॉम्प्रिहेंसिवली।
एज बैड डिसीजन में डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ बिजनेस। उनके पिताजी ने एक उनको चेतावनी दी कि अगर आप गलत डिसीजन लेते हो तो आपका पूरा का पूरा जो इंडेवर है, आपका जो पूरा का पूरा ड्रीम है, आपका पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ बिजनेस है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको बेटा जी बताना है, आइडेंटिफाई द डिसीजन सजेस्टेड बाय मिस्टर अरिकेत आचार्य, स्टेट बाय गिविंग एनी 3 रीजन एज टू व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइस हिज सन टू टेक डिसीजन विद कॉशन। यानी बोलता है कि तुमको पहचानना है कि कौन सा डिसीजन अरिकेत आचार्य ने बताया, यानी कि वो आचार्य ने, यहां पे अरिकेत आचार्य का कहना है कि आप सावधानी से ये डिसीजन लो, है ना, ये सावधानी से डिसीजन लो। तो कौन सा डिसीजन है ये? तो बेटा मेरे हिसाब से तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यानी कि कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेरे हिसाब से तो ये है ना। उसके बाद और क्या बोल रहा है, स्टेट बाय गिविंग एनी 3 रीजन एज टू व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइस हिज सन टू टेक डिसीजन विद कॉशन। यानी सिंपल सा बात कि वो अपने बेटे को क्यों इस तरह का बात बोल रहा है कि इसको अच्छे से डिसीजन को लेना है। तो आ जाओ फटाफट देखते हैं क्या बोला गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, वाह भाई वाह। मिस्टर अरिकेत आचार्य हैज सजेस्टेड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, रीजन व्हाई ही मस्ट हैव एडवाइस हिज डिसीजन आर। तो क्या डिसीजन है, क्यों उसको बोला गया कि सही से डिसीजन लेने के लिए, सावधानी से लेने के लिए? आओ एक एक करके पढ़ते हैं। दिस डिसीजन हैव बियरिंग ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये जो अगर एक बार गलत डिसीजन हो जाता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि 5 करोड़ की बात है। दे अफेक्ट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। और ये डिसीजन आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अगर मान के चलो आप गलत तरीके से डिसीजन ले लेते हो और आप डेट ले लेते हो 5 करोड़ का, तो आपको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपका फिक्स लायबिलिटी होता है जो आपको कैश को शॉर्ट कर सकता है, राइट, क्योंकि वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलता है, दिस डिसीजन रिजल्ट इन लार्ज पोर्शन ऑफ फंड, बहुत बड़ा अमाउंट है, 5 करोड़ का अमाउंट है ना, बीइंग ब्लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। वो क्या हो जा रहा है, ब्लॉक जो जा रहा है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में। दिस इन्वेस्टमेंट आर प्लान्ड आफ्टर अ डिटेल एनालिसिस। उसको डिटेल एनालिसिस करके ही सारा काम को करना चाहिए, अंधेरे में कोई काम नहीं करना चाहिए, हर चीज को एनालिसिस करने के बाद ही करना चाहिए। इसीलिए पिताजी ने बेटे को समझाया। उसके बाद दिस डिसीजन अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द फर्म, देयरफॉर इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क कंप्लेक्शन ऑफ द फर्म। ये बोलता है सिंपल सा बात कि अफेक्ट करेगा पूरा के पूरा रिटर्न ऑफ द फर्म को, देयरफॉर इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क। बेटा यहां पे बोलता है 5 करोड़ की बात है और ये पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। तो बेटा का गलत राय अगर आपको कर्ज में डुबा देता है तो कर्ज आपका फिक्स लायबिलिटी हो जाता है, जिसको आपको चुकाना ही पड़ता है एट एनी कॉस्ट, चाहे आप डूबते क्यों ना चले जाओ। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये सारा चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके का चीजों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये सारा आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, what are the key responsibility that consumer must fulfill to ensure they are protected under consumer protection act। बोलता है यहाँ पे सिंपल सा बात कि वो कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंज्यूमर का जो उसको फुलफिल करना चाहिए और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंश्योर है कि वो प्रोटेक्ट है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहला तुम्हारा क्या है बेटा जी, आओ देख लेते हैं। एज कंज्यूमर इट इज ए क्रूशियल टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन बिफोर परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज। सिंपल सा बात बोलता है कि कंज्यूमर को एकदम क्रूशियल डिसीजन लेना चाहिए और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए बिफोर परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। टेक द टाइम टू रिसर्च, उसको एक समय लेना चाहिए, है ना, नॉलेज गैदर करना चाहिए, इंफॉर्मेशन लेना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट। दूसरा क्या बोलता है बेटा जी, बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कंज्यूमर ट्रांजैक्शन केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन। कोई भी तुमको सामान लेने से पहले, कोई भी कंज्यूमर को ट्रांजैक्शन करने से पहले केयरफुली तुमको पढ़ना चाहिए सारा टर्म एंड कंडीशन को, क्योंकि उसी में दिस इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी, रिफंड पॉलिसी, कि तुम खरीद लिए तो वापस होगा कि नहीं होगा, कहीं आपका वापस होने वाला प्रोडक्ट नहीं हुआ तो फिर वहां दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज आपको देखते हुए काम करना चाहिए। देन आफ्टर इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन सच एज योर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल। क्या आपको जितना भी चीज बताया गया है सामान के बारे में, आपके नाम सही है, क्या आपका नाम बिल पे सही लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है, और पेमेंट इंफॉर्मेशन सही आपको दिया गया है कि नहीं, ट्रूथफुल आपका उसका पूरा का पूरा अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए।
This help facilitate smooth transaction and prevent any complication that may arise from the incorrect information, कि आपको किसी भी तरीके की गलत जानकारी नहीं मिले। तो ये 3 है। और देख लेते हैं यहाँ पे चौथा, इफ यू कम अक्रॉस अ प्रोडक्ट दैट इज अ डिटेक्टिव अनसेफ, अगर तुमको लग रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो अनसेफ है, तो तुम वहां पे तुम अपना तो वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमको किसी भी प्रोडक्ट से अपना अनसेफ रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तुम तुरंत उसको सेलर को बोल सकते हो। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एक्सरसाइज कॉशन, यानी कि उसको सावधानी बरतना चाहिए वाइल शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑनली ट्रांजेक्ट। आज के डेट में लोग ओटीपी वगैरह बताते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। इफ यू एनकाउंटर एनी इशू, अगर तुम कोई भी काउंटर इशू कर रहे हो तो तुम्हारा अगर किसी भी चीज से डिससेटिस्फैक्शन है विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज से, एड्रेस द कंसर्न ऑफ सेलर सर्विसेज प्रोवाइडर प्रॉम्प्टली। अगर तुम कुछ भी इस तरह का अपना डिससेटिस्फैक्शन को केस फाइल कर रहे हो तो तुमको पूरा का पूरा प्रॉम्प्टली तरीके से ही, अच्छे तरीके से ही काम को करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर बैक हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा ना कि वो आगे फिर दूसरे लोगों के साथ फिर क्या करेगा, फ्रॉड करेगा। तो ये सारा चीज है। लेकिन बेटा आपको लिखना क्या, इतना सारा पॉइंट है नहीं, आपको लिखना है इसमें से एनी 4। क्या लिखना है, एनी 4। क्यों? क्योंकि सर ये आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में आने वाले सवालों में से एक है, इसीलिए आपको मात्र 4 पॉइंट्स ही लिखना है। क्या लिखना है, 4 पॉइंट्स ही लिखना है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हैज लॉन्ग टर्म वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या बोला गया, कि अगर रिसोर्सेस को एलोकेट किया जा रहा है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, वो लॉन्ग टर्म वैल्यू दिया जा रहा है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सिंपल सा बात बोला गया कि आपको बताना है कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग से क्या किस किस चीजों को प्रिवेंट किया जाता है, किस किस चीजों से वेस्टेज को प्रिवेंट किया जाता है, और क्या क्या ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है। बेसिकली यही चीज पूछ रहा है। तो आपको यहां पे लिखना है बेटा, व्हेन वी इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, वी इंपावर आवर एम्प्लॉयज, हम लोग इंपावर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, बूस्ट करते हैं, राइट, विद द स्किल एंड नॉलेज दे नीड टू एक्सेल इन देयर रोल। अपने वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड में, मतलब अपने फील्ड में वो बंदा एक्सेल कर सकता है ना। वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज अगर रहेगा, आर मोर कॉन्फिडेंट, एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, बोलता है कि उसके पास कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा एंड वो एफिशिएंट तरीके से काम करेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बेटा जी, इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलाउ अस टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। सिंपल सा बात, हम लोग एक कदम आगे रहेंगे कंपटीशन से, क्योंकि हमारा वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय है। बाय अडेप्टिंग टू इमर्जिंग ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड चेंजिंग कस्टमर नीड, हम लोग नीड्स को समझ सकते हैं, वांट्स को समझ सकते हैं, जरूरतों को समझ सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू डिमांड हम लोग चीजों को सप्लाई करेंगे, राइट। तो यहां पे ये लिख सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयज वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटीज देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग एम्प्लॉय का जो भी प्रायोरिटीज देंगे और उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटीज देंगे। बाय इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ट्रेनिंग में। वी शो आवर कमिटमेंट, हम लोग जो भी एम्प्लॉयज को कमिटमेंट करते हैं, वाइल बी टेकिंग इंटरव्यू, हाँ आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो मैं आपको क्या करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। तो वो सारा बात पे हम लोग अपने कमिटमेंट पे उतरते हैं, राइट। और फोर्थ पॉइंट क्या लिख दोगे बेटा, अ लर्निंग कल्चर इनकरेज पीपल एम्प्लॉय टू थिंक क्रिएटिवली। सिंपल सा बात, जो इंसान सीखा होता है ना वो हमेशा अच्छा सोचता है। एक अनपढ़ गवार को समझाना, एक पढ़े लिखो को समझाना, तुमको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप लोग वेल ट्रेंड इंसान को अगर कुछ बात, 2 बात समझाओगे तो आप तुरंत समझ जाओगे। लेकिन वही है कि जो मूर्ख इंसान होता है उसको कितना भी समझा लो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो सिंपल सा बात बोला गया, लर्निंग कल्चर इनकरेज एम्प्लॉय टू थिंक क्रिएटिवली लीडिंग टू इनोवेशन एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। बाय इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉयज डेवलपमेंट वी नर्चर अ कल्चर दैट वैल्यू कंटिन्यूअस लर्निंग, इनेबल अस टू अडेप्ट स्विफ्टली एंड चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड कस्टमर डिमांड। क्लियर है? तो ये सब चीज का बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार खुद से भी पढ़ लोगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं, समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, provide a detailed explanation of each of the following step in the selection process। selection process का वो सारा explain करना है तुम लोग को चीजों को, that can maximize the chance of potential candidate to be being selected in the management position। पहला preliminary screening, दूसरा selection test, तीसरा employment interview and चौथा final interview and decision making। सिंपल सा बात, ये सबको तुमको एक्सप्लेन कर देना है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को, है ना,
बोलता है यहाँ पे दिस इज द इनिशियल स्टेज। यहाँ पे ये इनिशियल स्टेज होता है, ये सिलेक्शन प्रोसेस से में सबसे पहला स्टेज यही होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जितने भी अनक्वालिफाइड पीपल हैं, अनक्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट बोल लो, वो सब यहीं से छट जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट बेटा जी, दिस टेस्ट आर असेसमेंट दैट इवेल्युएट कैंडिडेट एप्टीट्यूड स्किल abilities related to the managerial role. This test helped assess to the candidate cognitive abilities, problem solving skill, critical thinking and domain knowledge. बेटा बहुत तरीके का यहाँ पे तुम क्या करने लग जाते हो, टेस्ट लेने लग जाते हो। एम्प्लॉयज को रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, बहुत तरीके का टेस्ट लेते हो तुम। तो ये हो गया सिलेक्शन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, है ना। उसके बाद अगर जो बंदा टेस्ट में सेलेक्ट हो जाता है तो फिर इसको क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो। तो ये भी एक क्रूशियल स्टेप माना गया है। जितना भी स्टेप है ना, ये सब क्रूशियल स्टेप है। इट इज अ क्रूशियल स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू असेस योर कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल क्वालिटीज, कल्चरल फिट एंड एंथुसियाज्म। यानी सिंपल सा बात बोला गया कि तुम जिस भी इंसान को इंटरव्यू ले रहे हो उसके अंदर का क्या कितना ज्यादा मतलब उत्साह है, उस चीज को चेक करते हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर अबाउट द कंपनी एंड द रोल, कितना ज्यादा उसमें सीखने की चाहत है। फाइनल इंटरव्यू एंड डिसीजन मेकिंग। और लास्टली तुम क्या बोल रहे हो बेटा, यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू ले रहे हो। इन द फाइनल इंटरव्यू द ऑर्गेनाइजेशन एम टू नैरो डाउन द कैंडिडेट। फाइनल इंटरव्यू कौन लेता है, एकदम जो टॉप लेवल के होते हैं वो लेते हैं। बात हमारा एक पैनल बैठा हुआ होगा, वो तो इंटरव्यू जनरल इंटरव्यू ले रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। लेकिन किसको सेलेक्ट करना है, फाइनल डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल के लोग लेंगे। उनके पास पावर पूरा का पूरा सेंट्रलाइज पावर होता है सिलेक्शन का, राइट। तो क्या बोला गया, इन द फाइनल इंटरव्यू द ऑर्गेनाइजेशन एम टू नैरो डाउन द कैंडिडेट पुल फर्दर द मेक a well informed decision about the best fit for the management position. This stage often involve interaction with the senior management से तुम्हारा सामना होगा ये फाइनल इंटरव्यू में, और डिसीजन मेकर से सामना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, कुछ कुछ लिखो यार। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। चलो मैं बैक टू बैक इसका 2-3 वीडियो और लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ो, फोड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं सीबीएसई के एग्जाम में। चलो गुड नाइट।